इस पीटी 365 साइंस एंड टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी एनिमेशन एक्सप्लेनर में हम जीन टेक्नोलॉजी के बेसिक्स से शुरुआत करते हैं, जहां हम समझते हैं कि जीन्स क्या होते हैं, डीएनए कैसे फंक्शन करता है और ये कॉन्सेप्ट्स मॉडर्न साइंस और कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद वीडियो स्मूथली जीन एडिटिंग पर मूव करता है, जहां CRISPR जैसे पावरफुल टूल्स को एक्सप्लेन किया जाता है और बताया जाता है कि साइंटिस्ट्स जीन्स को प्रिसाइजली मॉडिफाई कैसे करते हैं। फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पर क्लियर डिस्कशन होती है, जिसमें उनकी नीड, बेनिफिट्स, इंडिया में रेगुलेटरी स्टेटस और एग्रीकल्चर में सेल्फ सफिशिएंसी से जुड़े रीसेंट डिबेट्स कवर किए जाते हैं। नेक्स्ट, हम जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करते हैं और समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट इंडिया की जेनेटिक डाइवर्सिटी को मैप करने में कैसे रोल प्ले करता है। इसके बाद वीडियो बायोटेक्नोलॉजी के करंट डेवलपमेंट्स इन न्यूज़ को कवर करता है, जैसे जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी फॉर डिजीज कंट्रोल, ऑर्गन ऑन चिप सिस्टम्स फॉर सेफर ड्रग टेस्टिंग, RNA silencing for gene regulation, pan-genomes for capturing genetic diversity, शुक्र जीन की डिस्कवरी, DNA प्रोफाइलिंग इन फोरेंसिक्स और जंपिंग जीन्स का रोल इन जीनोम एवोल्यूशन। फिर वीडियो एडवांस्ड मेडिकल ब्रेक थ्रूज को एक्सप्लेन करता है, जिसमें कार टी सेल थेरेपी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट और माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी इंक्लूड है, जो इनहेरिटेड डिजीजेस को प्रिवेंट करने में यूज होती है। आगे बढ़ते हुए हम स्टेम सेल्स के कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करते हैं और उनके रीजनरेटिव मेडिसिन एप्लीकेशंस को समझते हैं। इसके बाद फिनोम इंडिया नेशनल बायोबैंक का ओवरव्यू दिया जाता है और बताया जाता है कि ये इंडिया में प्रिसीजन हेल्थ केयर को कैसे सपोर्ट करता है। फाइनली एक्सप्लेनर अदर इंपॉर्टेंट बायोटेक्नोलॉजी अपडेट्स के साथ रैपअप होता है, जिसमें बायोकेमिकल मार्कर्स फॉर डिजीज डिटेक्शन, बायो E3 पॉलिसी के अंडर नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क और डीप प्रोजेक्ट इंक्लूड है, जो स्टडी करता है कि जीन्स और एनवायरनमेंट मिलकर ह्यूमन हेल्थ को कैसे अफेक्ट करते हैं। इस तरह ये वीडियो आपको एग्जाम ओरिएंटेड, इजी टू अंडरस्टैंड, कंप्लीट बायोटेक्नोलॉजी रिवीजन एक ही फ्लो में प्रोवाइड करता है। बायोटेक्नोलॉजी, स्पेशली जीन टेक्नोलॉजी, जीन्स के स्टडी और उनके लाइफ प्रोसेसेस को कंट्रोल करने के तरीके पर डील करती है। जीन एक छोटा सा हिस्सा होता है एक बहुत लंबी मॉलिक्यूल का, जिसे डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। जीन्स हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, मतलब ये हाइट, आई कलर, हेल्थ कंडीशंस और कई बायोलॉजिकल ट्रेट्स डिसाइड करते हैं, जो पेरेंट्स से चिल्ड्रन तक पास होते हैं। ह्यूमन सेल्स में डीएनए के साथ एक और मॉलिक्यूल होता है, जिसे आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। डीएनए की एक खास डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, जो एक ट्विस्टेड लैडर जैसी दिखती है, और इस डिस्कवरी का क्रेडिट जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक को दिया जाता है। जेम्स वॉटसन, जो एक नोबेल लॉरिएट थे, रिसेंटली पास अवे हो गए। सेल में मौजूद डीएनए के कंप्लीट सेट को जीनोम कहा जाता है। डीएनए को थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में पैक किया जाता है, जिसे क्रोमोसोम्स कहते हैं। रिप्रोडक्टिव सेल्स जैसे स्पर्म और ओवम को गैमीट्स कहा जाता है। इन सेल्स में नॉर्मल से आधे क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसे हैप्लॉइड नंबर कहते हैं। जब दो गैमीट्स फर्टिलाइजेशन के दौरान फ्यूज होते हैं, तो एक जाइगोट बनता है, जिसमें फुल या डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। जीनोम सीक्वेंसिंग एक टेक्निक है, जिसका यूज डीएनए में बेस पेयर्स के एग्जैक्ट ऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। इससे साइंटिस्ट्स किसी पर्सन के जेनेटिक मेकअप को डिटेल में समझ पाते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग प्रेडिक्टिव डायग्नोसिस और पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर में बहुत यूजफुल है, क्योंकि इससे डॉक्टर्स इंडिविजुअल के जेनेटिक कंडीशन के हिसाब से ट्रीटमेंट डिजाइन कर सकते हैं। ये पैटर्निटी टेस्टिंग में भी यूज होता है, बायोलॉजिकल रिलेशनशिप कंफर्म करने के लिए। एग्रीकल्चर में जीनोम सीक्वेंसिंग से उन जीन्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, जो हायर यील्ड, डिजीज रेजिस्टेंस और हार्श क्लाइमेट कंडीशंस में सर्वाइवल से रिलेटेड होते हैं, क्रॉप्स या एनिमल्स दोनों में। जीन एडिटिंग, जिसे जीनोम एडिटिंग भी कहते हैं, एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो साइंटिस्ट्स को डीएनए के स्पेसिफिक प्लेसेस पर चेंजेस करने की फैसिलिटी देती है। रिसेंटली इंडिया ने अपनी फर्स्ट जीन एडिटेड शीप प्रोड्यूस की है, जो कश्मीर यूनिवर्सिटी और ICAR के कोलैबोरेशन से CSIR Cas9 टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाई गई है। इस केस में एक जीन, जिसे मायोस्टैटिन जीन कहते हैं, उसे एडिट किया गया, जिससे लैम में मसल ग्रोथ लगभग 30% तक इंक्रीज हो गई। ये मसल एनहांसिंग ट्रेट नेचुरली कुछ यूरोपियन शीप ब्रीड्स जैसे टेक्सल में पाया जाता है, लेकिन इंडियन ब्रीड्स में एब्सेंट होता है।
इस प्रोसेस में फॉरेन डीएनए ऐड नहीं किया गया था, इसलिए जीन एडिटेड एनिमल्स ट्रांसजेनिक एनिमल से डिफरेंट होते हैं। जीन एडिटिंग स्पेशल टूल्स को सेल के अंदर इंसर्ट करके काम करता है। इन टूल्स में एक गाइड मॉलिक्यूल और एक डीएनए कटिंग एंजाइम होता है। गाइड मॉलिक्यूल एंजाइम को डीएनए स्ट्रैंड के एग्जैक्ट लोकेशन तक ले जाता है, फिर एंजाइम डीएनए को कट करता है और डिफेक्टिव पार्ट को रिमूव या करेक्ट किया जाता है या उसकी जगह हेल्दी डीएनए सीक्वेंस इंसर्ट की जाती है। जीन एडिटिंग से एक सिंगल फॉल्टी बेस को रिमूव, चेंज या एक नया जीन भी इंसर्ट किया जा सकता है। जीन एडिटिंग के दो मेन टाइप्स होते हैं। सोमैटिक जीनोम एडिटिंग बॉडी सेल्स में चेंज करता है जो रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं बनते, इसलिए ये चेंजेस नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होते। जर्म लाइन जीनोम एडिटिंग रिप्रोडक्टिव सेल्स या एम्ब्रियोज में चेंज करता है और ये चेंजेस फ्यूचर जनरेशंस में इनहेरिट हो सकते हैं। जीन एडिटिंग के लिए कई टेक्निक्स यूज होती हैं, जैसे जिंक फिंगर न्यूक्लियसिस और टेलिन्स जो डीएनए को स्पेसिफिक साइट्स पर कट करते हैं, CSIR Cas9 जो एक स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल का यूज करके Cas9 एंजाइम को एग्जैक्ट डीएनए लोकेशन तक गाइड करता है, और होमिंग एंडोन्यूक्लियसिस जिसे मेगा न्यूक्लियसिस भी कहते हैं, जो नेचुरल एंजाइम्स होते हैं और लॉन्ग डीएनए सीक्वेंसेस को कट करते हैं। जीन एडिटिंग के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। मेडिसिन में ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स जैसे सिकल सेल अनीमिया के ट्रीटमेंट में यूज होता है, और कैंसर ट्रीटमेंट में इम्यून सेल्स को एडिट करने के लिए जैसे कार टी थेरेपी, जिससे ये कैंसर सेल्स को बेटर तरीके से अटैक कर सकें। एग्रीकल्चर में जीन एडिटिंग से हाई यील्ड क्रॉप्स, ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट्स और इंप्रूव्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू वाले क्रॉप्स डेवलप किए जाते हैं। इंडस्ट्रियल और एनवायरमेंटल फील्ड्स में जीन एडिटिंग का यूज ऐसे माइक्रोब्स बनाने के लिए होता है जो बायोफ्यूल्स जैसे बायोएथेनॉल और बायोडीजल को ज़्यादा एफिशिएंटली प्रोड्यूस करते हैं, और बायो रेमिडिएशन में जहां एडिटेड माइक्रोब्स ऑयल स्पिल्स क्लीन करते हैं और एनवायरनमेंट से हैवी मेटल्स रिमूव करने में हेल्प करते हैं। इंडिया में एक मेजर रीसेंट डेवलपमेंट है BIRSA 101, जो कंट्री की फर्स्ट इंडिजिनस क्रिस्पर बेस्ड जीन एडिटिंग थेरेपी है सिकल सेल डिजीज के लिए। CSIR IGIB और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बीच एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अग्रीमेंट साइन हुआ है, जिससे इस थेरेपी को स्केलेबल और अफोर्डेबल बनाया जा सके। सिकल सेल डिजीज एक हेरिडिटरी ब्लड डिसऑर्डर है जो हीमोग्लोबिन जीन में म्यूटेशन की वजह से होता है। इस म्यूटेशन के कारण रेड ब्लड सेल्स सिकल शेप्ड हो जाते हैं, जो ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं और टिश्यूज तक ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है। इसके रिजल्ट में पेशेंट्स को अनीमिया होता है और लंग्स, हार्ट, किडनीज, आईज, बोन्स और ब्रेन जैसे ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं। इंडिया दुनिया के लगभग 14.5% सिकल सेल डिजीज बर्थ्स का शेयर करता है, और ये डिजीज मेनली ट्राइबल पॉपुलेशंस में पाई जाती है। इंडिया का एम है कि 2047 तक सिकल सेल डिजीज को एलिमिनेट किया जाए। BIRSA 101 को CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी ने डेवलप किया है, और इसका नाम भगवान बिरसा मुंडा के 150th बर्थ एनिवर्सरी के ऑनर में रखा गया है। एक और इम्पॉर्टेंट इनोवेशन है GLOCAS9, जो बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता के साइंटिस्ट ने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर डेवलप किया है। GLOCAS9 एक क्रिस्पर प्रोटीन है जो जीन एडिटिंग के दौरान लाइट एमिट करता है। ये इसलिए होता है क्योंकि Cas9 प्रोटीन को नैनो ल्यूसिफरेज फ्रैगमेंट्स के साथ फ्यूज किया गया है, जो डीप सी श्रिम्प से लिए गए हैं, और जब प्रोटीन सही तरह से फोल्ड होता है तो ये ग्लो करता है। इससे साइंटिस्ट्स को ये देखने में हेल्प मिलती है कि जीन एडिटिंग कब और कहाँ हो रही है। जीन एडिटिंग के अलावा एक और कॉन्सेप्ट है एपिजीनोम एडिटिंग, जो जीन एक्टिविटी को कंट्रोल करता है बिना डीएनए सीक्वेंस चेंज किए। एपिजीनोम में डीएनए पर लगे हुए केमिकल मार्क्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि कौन सा जीन ऑन होगा और कौन सा ऑफ। एपिजीनोम एडिटिंग इन मार्क्स को मॉडिफाई करके जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है। ट्रेडिशनल जीन एडिटिंग के अनलाइक इसमें डीएनए कट नहीं होता और चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं, इसलिए ये जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने का एक सेफर और मोर प्रिसाइज मेथड माना जाता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जिन्हें कॉमनली GM क्रॉप्स कहा जाता है, रीसेंट न्यूज़ में इसलिए रहे क्योंकि नीति आयोग के एक मेंबर ने सजेस्ट किया कि इंडिया को एडिबल ऑयल प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए GM क्रॉप्स को अडॉप्ट करना चाहिए। GM क्रॉप्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके जेनेटिक मटेरियल को आर्टिफिशियली चेंज किया जाता है ताकि उनमें यूजफुल क्वालिटीज आ सकें, जैसे बेटर स्ट्रेंथ, पेस्ट रेजिस्टेंस या हायर प्रोडक्टिविटी। ये प्लांट्स एक तरह के जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स GM क्रॉप्स का एक स्पेशल कैटेगरी होते हैं जिसमें किसी दूसरी स्पीशीज के जीन्स को प्लांट में इंसर्ट किया जाता है। इसका कॉमन एग्जाम्पल BT कॉटन है, जिसमें एक बैक्टीरियम से लिया गया जीन होता है जो प्लांट को इंसेक्ट पेस्ट से प्रोटेक्ट करता है।
इंडिया में अभी बीटी कॉटन ही एक ऐसा जीएम क्रॉप है जो कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए अप्रूव किया गया है। बीटी ब्रिंजल को एक टाइम पर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने कमर्शियल यूज के लिए अप्रूव किया था, लेकिन बाद में इस पर मॉरेटोरियम लगा दिया गया, इसलिए ये कमर्शियली ग्रो नहीं होता। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक हर्बिसाइड टॉलरेंट जीएम मस्टर्ड वैरायटी, जिसका नाम DMH11 है, को एनवायरमेंटल रिलीज के लिए कंडीशनल अप्रूवल भी दिया था, लेकिन ये अप्रूवल अभी सुप्रीम कोर्ट में अंडर रिव्यू है। इंडिया में जीएम क्रॉप्स को मॉनिटर करने के लिए एक डिटेल रेगुलेटरी सिस्टम है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के अंडर बिना फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अप्रूवल के कोई भी जीएम फूड इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल या यूज नहीं किया जा सकता। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट को रिव्यू कमिटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन मॉनिटर करता है, जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर काम करता है। स्टेट लेवल पर स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमिटी उन इंस्टीट्यूशंस में सेफ्टी मेजर्स चेक करती है जो जीएमओज के साथ काम करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी फैसिलिटीज इंस्पेक्ट करती है और रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं इसकी रिपोर्ट करती है। जीन एडिटिंग मेथड्स को भी साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस सिस्टम्स के अंडर क्लासिफाई किया जाता है। SDN1 में बिना किसी डीएनए टेम्पलेट के डीएनए में छोटे चेंजेस किए जाते हैं। SDN2 में भी टारगेटेड चेंजेस होते हैं, लेकिन इसमें एक डीएनए टेम्पलेट का यूज होता है। SDN3 में एक नया जीन या एक लार्ज डीएनए सीक्वेंस को डीएनए टेम्पलेट के थ्रू इंसर्ट किया जाता है। इंडिया में SDN1 और SDN2 का यूज करके जीनोम एडिटिंग को बायोसेफ्टी रूल्स के अंडर जनरल क्रॉप्स के लिए अप्रूव कर दिया गया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी इंडिया में जीएम क्रॉप्स और ऑर्गेनिजम्स को इवैल्यूएट करने वाली मेन अथॉरिटी है। इसे एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में 1989 रूल्स के अंडर एस्टैब्लिश किया गया था, जो हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स से रिलेटेड हैं, और ये रूल्स एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर बनाए गए थे। GEAC मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर फंक्शन करता है। इसका मेन रोल जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स के एनवायरमेंटल रिलीज से रिलेटेड प्रपोजल्स को असेस करना और रिसर्च और इंडस्ट्री में लार्ज स्केल यूज ऑफ हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जुड़ी एक्टिविटीज को इवैल्यूएट करना है। जीन एडिटिंग से रिलेटेड एक मेजर रीसेंट डेवलपमेंट इंडिया में जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज का डेवलपमेंट है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR ने इंडिया की फर्स्ट जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज डेवलप की हैं, जिनका नाम DRR राइस 100 है, जिसे कमला भी कहा जाता है, और पूसा DST राइस है। इस अचीवमेंट के साथ इंडिया दुनिया का फर्स्ट कंट्री बन गया है जहां जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज डेवलप हुई हैं। ये राइस वेराइटीज CRISPR-Cas9 जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाई गई हैं। DRR राइस 100 कमला को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद ने डेवलप किया है, और ये पॉपुलर सांभा महसूरी वैरायटी का इम्प्रूव्ड वर्जन है। इस राइस में CKX2 जीन को टारगेट किया गया है। ये जीन साइटोकाइनिन से रिलेटेड है, जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं और ग्रोथ और सेल डिवीजन को कंट्रोल करते हैं। दूसरी वैरायटी पूसा DST राइस 1 को इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली ने डेवलप किया है, और ये फाइन ग्रेन राइस MTU 1010, जिसे कॉटन गोरा सन्नालू भी कहते हैं, का इम्प्रूव फॉर्म है। क्योंकि इन राइस वेराइटीज में फॉरेन DNA नहीं है, इसलिए इन्हें GM क्रॉप्स नहीं माना जाता। एक और इम्पॉर्टेंट नेशनल इनिशिएटिव है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट तब फोकस में आया जब इसके प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स जर्नल नेचर जेनेटिक्स में पब्लिश हुए। इस प्रोजेक्ट को डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने लगभग 20 इंस्टीट्यूशंस के कोलैबोरेशन से स्टार्ट किया। इसका मेन एम इंडिया की जेनेटिक डाइवर्सिटी को मैप करना और इंडियन पॉपुलेशन के लिए यूनिक जेनेटिक वेरिएशंस का एक डिटेल्ड कैटलॉग क्रिएट करना है। इस प्रोजेक्ट के अंडर जनरेट हुआ सारा डेटा इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, फरीदाबाद, हरियाणा में स्टोर किया जाता है। ये सेंटर इंडिया का फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी फॉर लाइफ साइंस डेटा है, और इसे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है। इसके अलावा और भी जीनोम सीक्वेंसिंग एफर्ट्स हैं, जैसे इंडिजन प्रोग्राम बाय CSIR, वन डे वन जीनोम इनिशिएटिव बाय DBT, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जिसमें ग्लोबल लेवल पर एंटायर ह्यूमन जीनोम मैप किया गया, इंग्लैंड का 100,000 जीनोम्स प्रोजेक्ट, और इंटरनेशनल हैपमैप प्रोजेक्ट जिसमें अफ्रीकन, एशियन और यूरोपियन पॉपुलेशंस के जेनेटिक वेरिएशन स्टडी किए गए। रीसेंट डेवलपमेंट्स में एक और इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी, जो मस्किटोज जैसे इंसेक्ट्स को डिजीजेस स्प्रेड करने से रोकने में और क्रॉप्स को डैमेज करने वाले पेस्ट्स को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकती है। ये टेक्नोलॉजी जीन्स को इस तरह चेंज करती है कि वो नॉर्मल मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न्स फॉलो नहीं करते। इसके बजाय मॉडिफाइड जीन के नेक्स्ट जनरेशन में पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जीन ड्राइव सिस्टम्स में यूजुअली 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं: टारगेट जीन, Cas9 एंजाइम और CRISPR सिस्टम।
एक और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है ऑर्गन ऑन अ चिप टेक्नोलॉजी, जिसमें ड्रग डेवलपमेंट को ट्रांसफॉर्म करने की पोटेंशियल है। ऑर्गन ऑन अ चिप एक बहुत छोटा डिवाइस होता है जो ह्यूमन बॉडी के एनवायरनमेंट को मिमिक करता है। ये एक टाइप का एडवांस्ड 3 डायमेंशनल सेल कल्चर सिस्टम होता है, जिसे न्यू अप्रोच मेथड भी कहा जाता है। इस सिस्टम में ह्यूमन सेल्स को एक टाइनी चिप पर प्लेस किया जाता है और स्पेशल पॉलीमर्स की मदद से उन्हें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स में ग्रो होने दिया जाता है, जो रियल ह्यूमन टिश्यूज की तरह बिहेव करते हैं। इससे साइंटिस्ट्स लेबोरेटरी डिश में ही ह्यूमन ऑर्गन्स और डिजीजेस को रिक्रिएट कर पाते हैं। ऐसे सिस्टम्स एथिकल, कॉस्ट इफेक्टिव और ज़्यादा एक्यूरेट तरीका प्रोवाइड करते हैं ड्रग्स टेस्ट करने, डिजीजेस स्टडी करने और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट्स डेवलप करने के लिए। आरएनए साइलेंसिंग बायोटेक्नोलॉजी का एक और इम्पॉर्टेंट एरिया है। रिसेंटली जर्मन रिसर्चर्स ने आरएनए साइलेंसिंग का यूज़ करके एक एंटीवायरल एजेंट डेवलप किया, जो बनाना क्रॉप्स को क्विकम्बर मोज़ेक वायरस से प्रोटेक्ट करता है, जो बनाना प्लांटेशंस में लगभग 25 to 30% यील्ड लॉस का कॉज बनता है। प्लांट इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होस्ट इंड्यूस्ड जीन साइलेंसिंग और स्प्रे इंड्यूस्ड जीन साइलेंसिंग जैसी टेक्निक्स यूज़ की गईं। आरएनए साइलेंसिंग एक नेचुरल जीन रेगुलेशन प्रोसेस होता है, जिसमें जीन की एक्टिविटी को रिड्यूस करके या कंप्लीटली शट डाउन कर दिया जाता है। ये या तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को ब्लॉक करके होता है, या फिर आरएनए बनने के बाद उसे डिस्ट्रॉय करके। इस प्रोसेस में स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल्स जैसे siRNA और miRNA का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये स्मॉल आरएनएज मैसेंजर आरएनए से बाइंड कर जाते हैं और बाइंड होने के बाद या तो एमआरएनए को डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि प्रोटीन्स न बन सकें, या फिर एमआरएनए को सेल की प्रोटीन मेकिंग मशीनरी के द्वारा रीड होने से ब्लॉक कर देते हैं। माइक्रो आरएनए, जिसे एमआईआरएनए भी कहा जाता है, एक बहुत छोटा आरएनए मॉलिक्यूल होता है जो खुद प्रोटीन्स नहीं बनाता, लेकिन सेल के अंदर जीन्स का काम कैसे होगा इसको कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सेल को जीन एक्सप्रेशन रेगुलेट करने में हेल्प करता है बाय मैसेंजर आरएनए से अटैच होकर। जब एमआईआरएनए एमआरएनए से बाइंड करता है, तब या तो एमआरएनए को प्रोटीन्स में कन्वर्ट होने से रोक देता है, या फिर एमआरएनए को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। सिंपल शब्दों में एमआईआरएनए डिसाइड करता है कि कोई प्रोटीन बनेगा या नहीं। सेल के अंदर प्रोटीन्स जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, मेनली ट्रांसक्रिप्शन और स्प्लाइसिंग को कंट्रोल करते हैं, यानी डीएनए से एमआरएनए की कॉपीइंग और उसकी प्रोसेसिंग, जबकि माइक्रो आरएनए साइटोप्लाज्म में काम करते हैं और एमआरएनए के बनने के बाद क्या होगा इसको कंट्रोल करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए में स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को एमआरएनए में कॉपी किया जाता है, और ट्रांसलेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें उस एमआरएनए को रीड करके एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाया जाता है। एक और रीसेंट डेवलपमेंट पैन जीनोम से रिलेटेड है। चाइनीज साइंटिस्ट्स ने एशियन राइस का फर्स्ट पैन जीनोम क्रिएट किया है यूजिंग पैक बायो हाई फिडेलिटी एचआईवी सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी। एचआईवी सीक्वेंसिंग एक एडवांस्ड जीनोम सीक्वेंसिंग मेथड है, जिसमें सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल्स को रियल टाइम में बहुत हाई एक्यूरेसी के साथ रीड किया जाता है, चाहे डीएनए का स्ट्रेच बहुत लंबा ही क्यों न हो। ये एक टाइप का लॉन्ग रीड सीक्वेंसिंग टेक्निक है। पैन जीनोम का मतलब होता है एक ही स्पीशीज के कई इंडिविजुअल से लिए गए जीनोम सीक्वेंसेस का कलेक्शन, सिर्फ एक रेफरेंस जीनोम को स्टडी करने के बजाय। इससे साइंटिस्ट्स को किसी स्पीशीज की पूरी जेनेटिक डाइवर्सिटी समझने में मदद मिलती है। एग्रीकल्चर में पैन जीनोम्स बहुत यूजफुल होते हैं, क्योंकि ये ऐसे जीन्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं जो डिजीज रेजिस्टेंस देते हैं और क्रॉप्स को क्लाइमेट स्ट्रेस जैसे ड्राउट या हीट में सर्वाइव करने में मदद करते हैं। CSIR सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB हैदराबाद के साइंटिस्ट्स ने एक नया जीन, जिसका नाम शुक्र जीन है, डिस्कवर किया है, जिसने फ्लावरिंग प्लांट्स के रैपिड एवोल्यूशन से जुड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग एबॉमिनेबल मिस्ट्री को एक्सप्लेन करने में मदद की है। शुक्र जीन एक ग्रुप ऑफ जीन्स को कंट्रोल करता है जिसे एफ बॉक्स जीन्स कहा जाता है। ये जीन्स उन प्रोटीन्स को मैनेज करते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स के प्रॉपर डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन के लिए एसेंशियल होते हैं, स्पेशली हेल्दी स्पर्म सेल्स के फॉर्मेशन के दौरान। डीएनए प्रोफाइलिंग, जिसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कहा जाता है, बायोटेक्नोलॉजी का एक और इंपॉर्टेंट टूल है, और इसे रिसेंटली केसेस जैसे रेडफोर्ट ब्लास्ट में सस्पेक्ट्स या विक्टिम्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया गया। डीएनए प्रोफाइलिंग एक पर्सन के डीएनए में प्रेजेंट यूनिक पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके काम करता है। ये ऑफन VNTRs यानी वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स रीजन्स पर फोकस करता है, जो हर इंडिविजुअल में डिफरेंट होते हैं। एक कॉमनली यूज्ड मेथड है शॉर्ट टैंडम रिपीट एनालिसिस, जो न्यूक्लियस में पाए जाने वाले शॉर्ट रिपीटिंग डीएनए सीक्वेंसेस को स्टडी करता है। जब न्यूक्लियर डीएनए डैमेज या डिग्रेड हो जाता है, तब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए यूज किया जाता है, क्योंकि ये ज्यादा टाइम तक सर्वाइव करता है। एक और मेथड ये क्रोमोसोम पर फोकस करता है, जो फादर से सन में पास होता है और मेल इंडिविजुअल्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूजफुल होता है बाय कंपेयरिंग डीएनए विद मेल रिलेटिव्स। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स SNPs का भी यूज होता है। ये डीएनए में सिंगल बेस डिफरेंसेस होते हैं, और इन्हें टूथब्रश जैसे पर्सनल आइटम्स के साथ मैच करके इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है।
जंपिंग जीन्स, जिन्हें ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स भी कहा जाता है, ऐसे डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं जो जीनोम के अंदर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर मूव कर सकते हैं। एक रीसेंट स्टडी ने दिखाया है कि लाइन 1, जो जंपिंग जीन का एक टाइप है, सेल डिवीजन के शॉर्ट पीरियड्स के दौरान सेल्यूलर डीएनए से बाइंड कर सकता है। एक और डेवलपमेंट में आईकार ने ट्रांसपोजॉन एसोसिएटेड प्रोटीन्स पर बेस्ड एक जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी पेटेंट की है, जिसका नाम TNP-B है। जंपिंग जीन्स या तो खुद को कट करके किसी और जगह इंसर्ट कर लेते हैं या अपनी कॉपीज बनाकर उन कॉपीज को नई लोकेशंस पर इंसर्ट कर लेते हैं। इस मूवमेंट की वजह से ये म्यूटेशंस कॉज कर सकते हैं और सेल के अंदर डीएनए की टोटल अमाउंट को चेंज कर सकते हैं। ह्यूमंस में जीनोम का मोर देन 50% हिस्सा इन्हीं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स से बना हुआ है। काइमेरिक एंटीजन जनरेटेड टी सेल थेरेपी, जिसे कॉमनली कार टी थेरेपी कहा जाता है, वो भी रीसेंट न्यूज़ में रही है। इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस कार टी थेरेपी, जिसका नाम नेक्स्ट कार 19 है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अनवेल की गई। ये बी सेल ब्लड कैंसर्स के ट्रीटमेंट के लिए डेवलप की गई है बाय इम्यूनो एक्ट, जो IIT बॉम्बे, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और बायरैक के सपोर्ट से काम करता है। इससे पहले एक और कार टी थेरेपी, जिसका नाम क्वार्टेमी है, इंडिया के ड्रग रेगुलेटर द्वारा ब्लड कैंसर ट्रीटमेंट के लिए अप्रूव की जा चुकी है। कार टी थेरेपी में पेशेंट के ब्लड से टी सेल्स निकाले जाते हैं और लेबोरेटरी में उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है। इन टी सेल्स में एक स्पेशल रिसेप्टर ऐड किया जाता है, जिसे काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर कहते हैं, जिससे ये कैंसर सेल्स को ईजिली रिकॉग्नाइज करके अटैक कर सकें। क्योंकि ये लिविंग सेल्स पेशेंट के बॉडी में वापस इन्फ्यूज किए जाते हैं और बॉडी के अंदर काम करते रहते हैं, इसलिए कार टी थेरेपी को अक्सर लिविंग ड्रग भी कहा जाता है। इस प्रोसेस में मिलियंस ऑफ मॉडिफाइड कार टी सेल्स लैब में ग्रो किए जाते हैं और फिर पेशेंट में इंजेक्ट किए जाते हैं, जहां ये कैंसर सेल से बाइंड होकर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कार टी थेरेपी के कई एडवांटेजेस हैं। ये लॉन्ग टर्म रेमिशन लीड कर सकती है, यानी कैंसर लंबी ड्यूरेशन तक कंट्रोल में रह सकता है। ये पर्सनलाइज्ड होती है क्योंकि इसमें पेशेंट के अपने टी सेल्स का यूज होता है। ट्रीटमेंट का ओवरऑल ड्यूरेशन भी रिलेटिवली शॉर्ट होता है, यूजुअली लगभग 45 डेज। लेकिन इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। एक मेजर साइड इफेक्ट है साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम, जो कार टी सेल से रिलीज होने वाले केमिकल्स की वजह से होने वाली स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होती है और इससे ऑर्गन डैमेज हो सकता है। एक और इशू है एंटीजन एस्केप, जिसमें कैंसर सेल्स वो टारगेट दिखाना बंद कर देते हैं जिसे कार टी सेल्स रिकॉग्नाइज करते हैं। इससे थेरेपी लेस इफेक्टिव हो जाती है। न्यूरोटॉक्सिसिटी जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसे MRT भी कहा जाता है, काफ़ी अटेंशन में आई है जब यूनाइटेड किंगडम में एक क्लिनिकल ट्रायल ने सक्सेसफुली 8 बेबीज को प्रोटेक्ट किया जो अपनी मदर से माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज इनहेरिट करने के हाई रिस्क पर थे। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर प्रेजेंट टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पावर प्लांट्स की तरह काम करते हैं और सेल की मोर देन 90% एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं, जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट डीएनए से डिफरेंट होता है। जब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए फॉल्टी होता है तो सेल्स में एनर्जी प्रोडक्शन अफेक्ट होती है, जिससे सेल डेथ और ऑर्गन फेलियर हो सकता है। ये डिजीजेस बहुत सीरियस हो सकती हैं और सिर्फ मदर से इनहेरिट होती हैं। माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी एक स्पेशल फॉर्म ऑफ IVF है, जिसमें वुमेन के अनहेल्दी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को एक डोनर के हेल्दी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से रिप्लेस कर दिया जाता है। इस टेक्निक में इंटेंडेड पेरेंट्स का न्यूक्लियर डीएनए बिल्कुल इंटैक्ट रखा जाता है और सिर्फ फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया को रिप्लेस किया जाता है। रिजल्टिंग एम्ब्रियो में मदर और फादर का न्यूक्लियर डीएनए होता है और एक दूसरी वुमेन के हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। क्योंकि बच्चे में 3 लोगों का जेनेटिक मटीरियल होता है, इसलिए इसे अक्सर 3 पेरेंट बेबी कहा जाता है। MRT डिफरेंट टेक्निक से की जा सकती है, जैसे मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर, जो फर्टिलाइजेशन से पहले होती है, और प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, जो फर्टिलाइजेशन के बाद की जाती है। स्टेम सेल्स रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए आए हैं क्योंकि एक न्यू स्टडी ने दिखाया है कि एडिपोस टिश्यू यानी बॉडी फैट से निकाले गए स्टेम सेल्स ह्यूमंस में ऑस्टियोपोरोसिस रिलेटेड फ्रैक्चर्स को हील करने में मदद कर सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस एक डिजीज है जिसमें बोन्स वीक और फ्रेजाइल हो जाती हैं, जिसकी वजह से छोटी सी इंजरी में भी फ्रैक्चर हो सकता है। इस फाइंडिंग से ये इंडिकेशन मिलता है कि फ्यूचर में स्टेम सेल थेरेपी बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑप्शन बन सकती है। स्टेम सेल्स बॉडी के ऐसे स्पेशल सेल्स होते हैं जो अभी स्पेशलाइज नहीं होते, मतलब उनका कोई फिक्स्ड फंक्शन नहीं होता। इनकी 2 यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली, ये लॉन्ग टाइम तक डिवाइड होते रहकर सेल्फ रिन्यूअल कर सकते हैं, और दूसरी, ये डिफरेंट टाइप्स के मैच्योर सेल्स में चेंज हो सकते हैं जिनके स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। ह्यूमंस में स्टेम सेल्स लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस पर मिलते हैं। ये अर्ली एम्ब्रियो के इनर सेल मास में प्रेजेंट होते हैं, फीटस के टिश्यूज में, अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा में, और कई एडल्ट ऑर्गन्स में भी पाए जाते हैं। स्टेम सेल्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं।
प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स में लगभग एडल्ट ह्यूमन बॉडी के ऑलमोस्ट सारे सेल टाइप्स में डेवलप होने की एबिलिटी होती है। इस कैटेगरी में एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स यानी ESCs और इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स आते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स बहुत अर्ली स्टेज के एम्ब्रियोज में मिलते हैं, जनरली फर्टिलाइजेशन के 3 to 5 डेज बाद और यूट्रस में इम्प्लांटेशन से पहले। ये सेल्स एम्ब्रियो के इनर सेल मास से मिलते हैं और ह्यूमन बॉडी के सारे स्पेशलाइज्ड टिश्यूज बना सकते हैं। इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स लेबोरेटरीज में बनाए जाते हैं जब कुछ एम्ब्रियोनिक जीन्स को नॉर्मल सोमेटिक सेल्स जैसे स्किन सेल्स में इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिससे वो सेल्स वापस एक स्टेम सेल लाइक स्टेट में चले जाते हैं। एक और मेजर कैटेगरी है एडल्ट स्टेम सेल्स, जिन्हें सोमैटिक स्टेम सेल्स भी कहा जाता है। ये बॉडी के स्पेसिफिक टिश्यूज या ऑर्गन्स में मिलते हैं और सिर्फ उसी टिश्यू या ऑर्गन के स्पेशलाइज सेल्स में डेवलप कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स में न्यूरल स्टेम सेल्स जो ब्रेन में होते हैं और स्किन स्टेम सेल्स जो स्किन में मिलते हैं शामिल हैं। एक रिलेटेड डेवलपमेंट में इंडिया ने अपना फर्स्ट एडवांस्ड एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक एंड लेबोरेटरी इनॉग्रेट किया है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद में स्थित है। ये फैसिलिटी एनिमल्स के स्टेम सेल्स को स्टोर और स्टडी करने के लिए डिज़ाइन की गई है। इसमें एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है, जैसे स्टेम सेल कल्चर यूनिट्स, 3D बायोप्रिंटर, बैक्टीरियल कल्चर लेबोरेटरीज और क्रायो स्टोरेज फैसिलिटीज़। इस बायोबैंक का मेन एम लाइफ स्टॉक के लिए रीजेनरेटिव मेडिसिन और सेलुलर थेरेपीज को सपोर्ट करना और डिजीज मॉडलिंग और टिश्यू इंजीनियरिंग जैसे एरियाज में रिसर्च को प्रमोट करना है। ये इनिशिएटिव डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के नेशनल बायोफार्मा मिशन के अंडर बायरैक के सपोर्ट से चलाया जा रहा है। नेशनल बायोफार्मा मिशन इंडस्ट्री और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के बीच एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है, जिसका ऑब्जेक्टिव बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट को फास्ट करना है। एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है नेशनल बायोबैंक का इनॉग्रेशन, जो CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी में हुआ है। ये बायोबैंक फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट के अंडर लॉन्च किया गया है। ये UK बायोबैंक मॉडल से इंस्पायर्ड है, लेकिन स्पेशली इंडियन पॉपुलेशन की जेनेटिक और लाइफस्टाइल डाइवर्सिटी को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। इस नेशनल बायोबैंक का मेन पर्पस अर्ली डिजीज डायग्नोसिस में हेल्प करना, टारगेटेड ट्रीटमेंट्स को इंप्रूव करना और कॉम्प्लेक्स डिजीजेस जैसे डायबिटीज, कैंसर और रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स के खिलाफ फाइट को स्ट्रॉन्ग बनाना है। ये बायोबैंक हाई रेजोल्यूशन डेटा जनरेट करेगा, जो AI बेस्ड डायग्नोस्टिक्स और जीन गाइडेड थेरेपीज में यूज किया जा सकता है। इसका एम लगभग 10,000 इंडिविजुअल्स से डिटेल्ड जीनोमिक, लाइफस्टाइल और क्लिनिकल डेटा कलेक्ट और स्टोर करना है। फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट, जिसे ऑफिशियली फिनोम इंडिया CSIR हेल्थ कोहॉर्ट नॉलेज बेस कहा जाता है, CSIR द्वारा लॉन्च किया गया है। ये एक लॉन्ग टर्म स्टडी है जो इंडिविजुअल्स को कई सालों तक फॉलो करेगी, ताकि उनके हेल्थ चेंजेस को ट्रैक किया जा सके। फिनोम शब्द का मतलब होता है किसी सेल, टिश्यू, ऑर्गन या स्पीशीज के सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स का कंप्लीट सेट। इन कैरेक्टरिस्टिक्स को फिनोटाइप्स कहा जाता है, जिसमें फिजिकल अपीयरेंस, डेवलपमेंट और बिहेवियर शामिल हैं। किसी पर्सन का फिनोटाइप सिर्फ उसके जीन्स पर नहीं, बल्कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे लाइफस्टाइल, डाइट और सराउंडिंग्स पर भी डिपेंड करता है। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में इंडियन रिसर्चर्स ने ब्लड में कुछ स्पेसिफिक बायोकेमिकल मार्कर्स आइडेंटिफाई किए हैं, जो डायबिटिक पेशेंट्स में किडनी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस डिटेक्ट करने में मदद कर सकते हैं। बायोकेमिकल मार्कर्स छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बॉडी के नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के दौरान प्रोड्यूस होते हैं। डॉक्टर्स इनका यूज डिजीज रिस्क असेस करने या हेल्थ प्रॉब्लम्स को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। एक कॉमन एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल है, जो हार्ट डिजीज रिस्क एवेल्युएट करने के लिए यूज होता है। डायबिटिक किडनी कॉम्प्लिकेशंस के केस में एरिबिटॉल, मायोइनोसिटॉल और राइबोथाइमिडीन जैसे मार्कर्स यूजफुल इंडिकेटर्स पाए गए हैं। इंडिया ने अगस्त 2025 में अपना फर्स्ट नेशनल बायोफाउंड्री नेटवर्क भी लॉन्च किया है, जो बायो E3 पॉलिसी के 1 ईयर एनिवर्सरी के साथ कोइंसाइड करता है। बायोफाउंड्री एक हाईली ऑटोमेटेड फैसिलिटी होती है, जहां साइंटिस्ट्स रैपिडली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स डिजाइन, बिल्ड और ऑप्टिमाइज करते हैं, यूजिंग टेक्नोलॉजीज जैसे DNA सिंथेसिस, जीन एडिटिंग और लार्ज स्केल बायोमैन्युफैक्चरिंग। नेशनल बायोफाउंड्री नेटवर्क का एम अर्ली रिसर्च आइडियाज को प्रैक्टिकल और यूजेबल टेक्नोलॉजीज में कन्वर्ट करना है। ये बायो E3 पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसे बायो इनेबलर के रूप में क्लासिफाई किया गया है। इसका एक की फंक्शन रिसर्च एक्टिविटीज को स्केल अप करना है।
बायो E3 पॉलिसी, जिसका फुल फॉर्म बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट है, इंडिया की फर्स्ट डेडिकेटेड बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी है। ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर लॉन्च की गई है। इस पॉलिसी का एम इंडिया में बायो मैन्युफैक्चरिंग को ट्रांसफॉर्म करना है और ये एरियाज जैसे प्रिसिजन बायोथेरेप्यूटिक्स, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, फंक्शनल फूड्स और स्मार्ट प्रोटीन्स को सपोर्ट करती है। एक और ग्लोबल रिसर्च इनिशिएटिव जिसमें इंडिया शामिल है वो है डाइवर्स एपिजेनेटिक एपिडेमियोलॉजिकल पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दुनिया भर के रिसर्च ग्रुप्स के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। एपिजेनेटिक्स ये स्टडी करती है कि कैसे किसी पर्सन का एनवायरनमेंट और बिहेवियर जीन्स के फंक्शन को चेंज कर सकता है बिना DNA सीक्वेंस को ऑल्टर किए। ये चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं, परमानेंट जेनेटिक म्यूटेशंस के अपोजिट। डीप प्रोजेक्ट एक 5 ईयर इनिशिएटिव है जो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, यूनाइटेड किंगडम के रिसर्चर्स और इंडिया में CSIR CCMB द्वारा लीड किया जा रहा है। इसका मेन गोल ग्लोबल हेल्थ को इंप्रूव करना है बाय स्टडिंग कि कैसे जेनेटिक डाइवर्सिटी और एनवायरमेंटल डिफरेंसेस डिफरेंट पॉपुलेशंस में डिजीज रिस्क को इन्फ्लुएंस करते हैं।